लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ गरिमा दसोनी जी जुड़ चुकी हैं जो कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी है। लेकिन गरिमा जी, सबसे पहले आपका K24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी गरिमा जी, मैं सबसे पहले जो सवाल, राजनीतिक सवाल तो पूछूंगा ही, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड की जनता, देवतुल्य जनता आपके बारे में जानना चाहती। इतनी मुखर हैं आप और विपक्ष को एकदम आड़े हाथ लेती हैं। इसके पीछे आपकी एनर्जी का राज क्या है और कहां से आप बिलोंग करती है और आपका बैकग्राउंड क्या है, इस सब के बारे में उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। आप संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी निजी जिंदगी में भी इंटरेस्ट दिखाया। वैसे तो अब सार्वजनिक जीवन के बाद कुछ भी निजी नहीं रहता किसी का भी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी को घेरना चाहते हैं या आड़े हाथों लेना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी की कतई जरूरत नहीं है। उसके अंदर उसके लिए जरूरत होती है सच्चाई की, ऑनेस्टी की। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, अगर आपने किसी का कुछ खाया नहीं है, तो मुझे लगता है जुबान को धार खुद ही मिल जाती है। ऐसे में एक कहावत है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि खुद उस बात को आत्मसात करिए जो आप दूसरों को सिखलाई देते हैं। तो यदि मैं किसी को टोक पाती हूँ या रोक पाती हूँ या उसको घेर पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। इसलिए राजनीति में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और ये विडंबना ही कही जा सकती है, या फिर इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं कि आज सच्चाई या लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, इन सब की जो मैं बात कर रही हूँ, ये एक लग्जरी बनकर रह गए हैं और ये बहुत आसानी से पाए नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर जो लगता है कि अगर धार है, आप लोगों को अगर ऐसा महसूस होता है कि मेरी मेरी बोलनी में या मेरी कथनी में या मेरे वक्तव्यों में धार है, तो शायद इसलिए क्योंकि मैंने गलत काम से हमेशा परहेज किया है, गलत रास्तों से परहेज किया है। और मैं एक सीधी, सच्ची और बहुत ही पारदर्शी राजनीति करने के लिए आई हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो बहुत कम उम्र में अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी हूँ। और मेरे भाई बहनों में कोई और राजनीति में नहीं है। और ये पिताजी के देहांत के बाद मैंने निर्णय लिया कि जिस दल के लिए या जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, 45 साल 50 साल जिस पार्टी को दे दिए, तो अब समय है कि मैं उस लेगेसी को आगे ले जाऊं। और बहुत कम उम्र में मेरी एक फौजी अफसर से शादी हो गई। तो करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा था नहीं और पूरे देश में पोस्टिंग्स होती रही अलग अलग शहरों में। तो मैंने मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बिटिया है और छोटा बेटा है। उनकी पैदाइश के बाद मैंने अपनी पढ़ाई और करी और पूरी की। और फिर मैंने लगभग 13 साल अलग अलग स्कूल्स में टीचिंग करी। कि देहरादून पोस्टिंग आने के बाद जब मैं सोच ही रही थी कि मैं टीचिंग में जाऊं या मैं अपनी पढ़ाई को और जारी रखूं, मैं एमफिल करूं, एमएड करूं, इतने में पिताजी का देहांत हो गया। और मैंने एक बड़ा फैसला, मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूं, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी, क्योंकि एक फौजी अफसर की बीवी होने के बाद जगह जगह पोस्टिंग्स में उनके साथ जाना पड़ता है, तो राजनीति बहुत आसान काम नहीं था। और कभी दिमाग में आया भी नहीं। और पूरा मैं फोर्थ जनरेशन हूँ अब कांग्रेस में। मेरे दादाजी भी मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश सरकार में। और मेरे पिताजी रानीखेत से विधायक थे। और देहांत के समय पर वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक था उनके पास और नीति आयोग के चेयरमैन थे। अनुशासन समिति के सबसे पहले अध्यक्ष थे राज्य गठन के बाद। और लगातार एक सक्रिय राजनीति में थे। और ये बड़ा निर्णय मैंने राजनीति में आने का लिया। लेकिन पिताजी का क्योंकि सरपरस्ती नहीं रही, गॉडफादर की एक कमी खलती रही, ऐसे में मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने पहले अध्यक्ष माननीय किशोर उपाध्याय जी का, जिन्होंने मेरे अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना। और बहुत कम समय में मैं कहना चाहूंगी कि बहुत लोग बहुत स्ट्रगल करके जहां पहुंचते हैं, मुझे माननीय किशोर उपाध्याय जी ने, क्योंकि बचपन से घर आना जाना था उनका और शायद वो कहीं ना कहीं मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता बनाया। बहुत कम समय में मैं प्रदेश प्रवक्ता उनके द्वारा बनाई गई। और मुझे लगता है
कि मैंने किशोर उपाध्याय जी को लेट डाउन नहीं किया होगा। बहुत उन पर सवाल भी उठे कि बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के एक नव आगंतुक को कैसे आपने प्रदेश स्तर का पद दे दिया। लेकिन जी मैंने जहां तक मुझसे बन पड़ा, और जब आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं तो आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, आपके ऊपर बिल्कुल कंधों बिल्कुल। पर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है खुद को साबित करने की। क्योंकि उस वक्त मेरे लिए ये कहा गया कि हरीश रावत की भतीजी हैं, स्वर्गीय पूरन सिंह मेहरा की बेटी हैं, गोविंद सिंह मेहरा की पोती हैं, इसलिए इनको थाल सजाकर परोस दिया गया है। जी जी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने काम से, अपने कृत्यों से प्रूव करूं, साबित करूं कि किशोर उपाध्याय जी का निर्णय गलत नहीं है। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का जी कि कई कई मंचों से किशोर भाई ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, और जी उन्होंने माना इस बात को कि मेरा निर्णय गलत नहीं था, और हमेशा मेरा सर ऊंचा किया जहां भी जी मैं प्रवक्ता के रूप में गई। और उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जब तुम्हें टेलीविजन पर देखता हूं कि मेरी चॉइस गलत नहीं थी। और उसके जी बाद आने वाले सारे अध्यक्षों ने जिस तरह से एक पिता स्वरूप हाथ मेरे सर पर रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त थे उन दिनों अपने कार्यों में, तो बहुत ज्यादा उनसे सलाह मशविरा, जी चाहे परिवार के ही व्यक्ति थे, लेकिन बहुत मौका नहीं मिल पाता था कि मैं उनसे कोई डिस्कस कर सकूं। बहुत व्यस्त उनकी दिनचर्या थी। और किशोर भाई के बाद प्रीतम भाई अध्यक्ष बने, और प्रीतम जी और हरीश गुट की बात की जाती है, लेकिन मैं जी जी सौभाग्यशाली हूँ कि और मुझे जानकारी भी नहीं क्या मतभेद हैं भी या नहीं है, मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन मेरे साथ कभी भी कोई पक्षपातपूर्ण रवैया प्रीतम भाई की तरफ से नहीं किया गया। उन्होंने मुझे एआईसीसी मेंबर, जो कि हर एक कांग्रेसी का सपना होता है कि वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बने, और जी बहुत कम, यानी कि मात्र 39 साल की मेरी उम्र थी, और ऑलमोस्ट यंगेस्ट एआईसीसी मेंबर में थी उत्तराखंड की। और प्रीतम भाई ने मुझे उसके लिए मेरा नाम प्रपोज किया, और मैं एआईसीसी सदस्य बनी, जिसके लिए मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूंगी। जी गरिमा जी, आपने बहुत अच्छा खूबसूरत अपना इंट्रोडक्शन दिया। और इसी को मैं थैंक आगे बढ़ाते हुए आज हम अब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। यू। पुष्कर जी। सिंह धामी जी के 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन का जी। जो कार्यकाल होता है वो बहुत परखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसे में अगर आप मैं नंबरों से हाँकने की कोशिश करूं तो 10 में से आप कितना नंबर पुष्कर सिंह धामी के 100 दिनों के लिए देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो पुष्कर सिंह धामी जी एक दो नंबर भी डिजर्व नहीं करते, और ये अनफेयर होगा। मुझे लगता है ये उनके साथ भी अन्याय होगा अगर हम केवल 100 दिनों की बिना पर उनको किसी पास या फेल की कसौटी में कसेंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए 100 दिन बहुत कम होते हैं, और 1 साल का कम से कम वक्त मिलना चाहिए। लेकिन बात यह आती है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, तो हम तो अगर आकलन करेंगे तो 5.25 साल का करेंगे कि आपने 5.25 साल में प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया, जनता को कितना खुशहाल जल्दबाजी किया। जी। नहीं तो गरिमा जी, जल्दीबाजी कहाँ रही? भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड देने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? इतनी मार्केटिंग करना चाह रही है? क्या स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, ये दुर्भाग्य है, ये अनफॉर्चुनेट है बहुत कि हर एक को मेगा, हर एक बात को मेगा इवेंट बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं गरम गरम भाजपा जो है खा रही जी है, जिससे जी मुंह जलने की पूरी आशंका है। जैसे आप देखें कि आनन फानन में नोटबंदी लागू कर दी, आनन फानन में जीएसटी लागू कर दी। आज जीएसटी में हजारों संशोधन हो चुके हैं, लेकिन ना लागू जी करने वालों के जीएसटी समझ में आ रही है, ना उन लोगों के समझ में आ रही है जिन पर लागू की गई है। और आज 5 साल बाद भी, 2017 में जीएसटी लागू हुई थी, आज 5 साल बाद भी लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि जीएसटी है क्या भला। और हम जहां थे वहीं खड़े हैं। हम हर जी प्रदेश जो है ना सस्टेनेबल बन पाया। वो जो बैसाखी के रूप में 5,000 करोड़ रुपया हमको मिलता था केंद्र से, वो अब मिलना बंद हो जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये खाई कैसे पाटी जाएगी, क्योंकि उस 5,000 करोड़ के मिलने के बावजूद कर्ज पर कर्ज उत्तराखंड में बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में चिंतनीय विषय है। और ये 100 दिन का समय, खुद मुझे कल संबोधन सुनने का मौका मिला पुष्कर सिंह धामी जी का। उन्होंने स्वयं जी इस जी बात को कहा, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि 100 दिन किसी के भी काम को आंकने के लिए या आकलन करने के लिए बहुत कम हैं। फिर ऐसे में मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि आपको स्वयं जी लगता है कि 100 दिन कम है,
तो फिर आपने इतना बड़ा जश्न, इतना बड़ा समारोह क्यों अपने निजी आवास पर किया? मुख्यमंत्री आवास में कल बहुत बड़ा समारोह किया गया और 100 दिन का जश्न मनाया गया, सब तमाम पत्रकार बंधु वहां आमंत्रित किए गए। गरिमा जी, जी गरिमा जी, ये सिर्फ ना सीएम आवास, न सिर्फ देहरादून, ये प्रदेश भर में जश्न मनाया गया। कल कल उनके कार्यकर्ताओं ने हर जगह पर एक मेगा इवेंट किया गया। ये टैक्स जी। पेयर का पैसा है जो खर्च होता है। मेगा जो कार्यक्रम होते हैं उस पर भी टैक्स पेयर का पैसा ही खर्च होता है। तो इस पर क्या जी कहना चाहेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली मैंने यही तो कहा कि इन्हीं समारोह की बदौलत तो हम इस आज 80-86 हजार करोड़ के कर्ज में डूब गए। कभी इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर, कभी 100 दिन के नाम पर, कभी छोटे छोटे आयोजनों के नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह पैसा बहा रही है। यानी कि आमदनी जी, अठन्नी है प्रदेश की और खर्चा रुपया हो चुका है। ये समझना पड़ेगा। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी आरएसएस को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंप कर आए हैं, वो अपने आप में आघात है हम सबके लिए। मैं नहीं देखना चाहूंगी अपने मुखिया को, जो मेरे जी, प्रदेश का सुप्रीमो है, वो जाकर एक जी, सामाजिक, क्योंकि आरएसएस ये बार बार स्पष्ट कर चुका है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो विशुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। तो आप नड्डा जी के आगे अपना रिपोर्ट कार्ड रखें, आप प्रधानमंत्री के आगे रखें, आप जनता के सामने रखें, तो समझ में आता है। क्योंकि आप जवाबदेह हैं जनता के प्रति, मुख्यमंत्री के रूप में आप जवाबदेह हैं अपने प्रधानमंत्री के प्रति, अपने संगठन अध्यक्ष के प्रति। लेकिन आरएसएस प्रमुख को या आरएसएस की जो शाखा है, अगर आप उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डेंट पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री के रसूख को, उस पद की साख को बट्टा लग रहा है। तो ऐसे में जी, ये कौन सी गंगा यहाँ बह रही है, ये समझ से परे है कि मुख्यमंत्री जी के कौन सलाहकार होंगे जिन्होंने उन्हें आरएसएस जाने के लिए मजबूर किया होगा। जी। जहां तक आपने तो 100 दिन की बात कही, तो मुझे लगता है कुछ मानक होने चाहिए, जिन मानकों जी, के आधार पर हम तय कर पाए कि सरकार कितनी बेहतर या कितनी सफल रही है। और वो मानक जी, होते हैं आपके कि आपके रोजगार कितने सृजित हुए, वो मानक होते हैं आपने महंगाई कितनी कम करी, वो मानक होते हैं आपकी जनता आपसे कितनी खुश है, कितना पर कैपिटा इनकम आप बढ़ा पाए, कितना आप जो है प्रदेश की इकोनॉमी में बूम ला पाए। ये सारे मानक हैं। आप सड़कों को कितना चुस्त दुरुस्त कर पाए, आपके वहां चार धाम यात्रा कितने व्यवस्थित ढंग से चली, ये सारी बातें हैं। या आपके वहां देखिए, जो चार धाम यात्रा में आए वो हमारे अतिथि थे, हम उनके होस्ट थे। हमारा कर्तव्य था कि हम उनको बेहतर से बेहतरीन व्यवस्थाएं दें, सुविधाजनक और सुलभ उनकी यात्रा कर पाए। लेकिन 50 दिनों में 200 से ज्यादा मौतें, जो पहले के सालों में, अगर पहले के वर्षों के आंकड़े आप उठाएंगे, तो जितनी मौतें 6 महीने की चार धाम यात्रा में होती थी, वो अकेले 50 दिन में हो गई। तो अब कहा जा रहा है कि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट था। धामी जी तो कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ के हमें दोबारा मौका दिया सत्ता में आने के लिए। उत्तराखंड की जनता खुश है, धामी जी तो ये कहते हैं। नहीं, देखिए, चुनाव जीतना खुशी का मानक नहीं है, क्योंकि चुनाव जब आप जीतते हैं तो डेफिनेटली जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं आपसे कई गुना बढ़ जाती हैं। और जिस तरह का प्रचंड जी, बहुमत इनको 2017 में मिला, 2022 में मिला, उसका सम्मान इनको करना चाहिए। जनता ने बहुत सारी आशाओं के तहत आपको प्रचंड बहुमत दिया है, उन आशाओं पर कुठाराघात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। केवल ये मानक नहीं होते कि आप चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं तो आप ये समझें कि जनता खुश है, क्योंकि आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। और आज जी, जो महंगाई है वो सबको दिखाई पड़ रही है, आप इनकार नहीं कर सकते, आप पर्दा नहीं डाल सकते कि नहीं, महंगाई केवल कांग्रेसियों को दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिख रही। क्योंकि पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, सब्जी, फल, सब में आग लगी हुई है। तो आप इनकार कैसे कर पाएंगे? जो चीज सामने दिख रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी के आंकड़े सारे टूट गए हैं, ये सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि शहरी जी, बेरोजगारी में जी, उत्तराखंड ने बाकी सारे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया। तो आप इन आंकड़ों को कैसे झुटलाएंगे? पर कैपिटा इनकम जो है हमारी, वो केवल हमारे मैदानी इलाकों में या मैदानी जिलों में बढ़ी हुई है। पर्वतीय अंचलों का हाल जस का तस है। महिलाएं अभी भी घास का गट्ठर अपनी पीठ पर ढो रही हैं, किलोमीटरों दूर से, कोसों दूर से पानी ला रही हैं। तो उनकी जीवन जी, में हम जी, कितना बदलाव ला कांग्रेस, पाए? भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सवाल पूछती है, कांग्रेस और कुछ नहीं कहती। ऐसे में उनका ये कहना है कि हम एक बहुत अच्छी योजना लेकर आए हैं अग्निवीर, उसका भी कांग्रेस सड़कों में सत्याग्रह के नाम से आफत कर रही है, बवाल मचा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे कि अग्निवीर योजना कैसी है सरकार की तरफ?
देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि वो पहला दल नहीं है जो सरकार में आए हैं। इससे पहले भी जी सरकारें चली हैं देश के अंदर, लेकिन विपक्ष को दुश्मन की तरह पहले की किसी सरकार ने नहीं देखा। इनका जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है, वो अपने आप में इनकी मानसिकता बताता है कि इनका विश्वास ना लोकतंत्र में है, ना मुख्य विपक्षी दल में है। लोकतंत्र की मजबूती पर अगर इनका विश्वास होता, तो ये इस बात को समझते कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष कितना मजबूत होना चाहिए या विपक्ष बिल्कुल कितना विमत होना जरूरी है। चाहिए। जी और हम जी हम अगर सवाल उठा रहे हैं, आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि इस चुनाव में लगभग 20 लाख के करीब भाजपा को भी वोट मिले और लगभग उतने ही वोट हमको मिले। 18 से 20 हजार का अंतर है हम दोनों के वोट में। ऐसे जी में जब जब जनता ने इतना बड़ा विश्वास कांग्रेस के ऊपर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं तो उनसे आगे पीछे हमें वोट दिया है, तो 20 लाख वोट मिलना कोई कम नहीं होता। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्षी दल होने के नाते कि हम जनता की आवाज उठाएं, गरीबों वंचितों की आवाज उठाएं, जो गलत बिल्कुल हो रहा है बिल्कुल उसके बिल्कुल खिलाफ आवाज उठाएं और सरकार को बिल्कुल आईना दिखाएं। तो सरकार का अगर सकारात्मक रवैया होगा, अगर वो विपक्ष को सहयोगात्मक विपक्ष की तरह लेगी और रचनात्मक के साथ काम करेगी, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं विरोधाभास नहीं रहेगा। हमने सवाल नहीं बिल्कुल उठाए, हमने हमने जी चार जी धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, तो उन सवालों को सकारात्मकता से लेना चाहिए था ना, उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए था। कांग्रेस कोई अपनी भलाई के लिए तो सवाल नहीं उठा रही थी। आपको लेट डाउन करना हमारा हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि जी जी व्यवस्थाएं बदल जाएं। अग्निवीर की आपने बात कही, एक फौजी की पत्नी हूं, इसलिए समझ सकती जी हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल एक फौजी के फौज में भर्ती हो जाने से फौजी फौजी नहीं बन जाता। एक सैनिक को बनने में जी बिल्कुल कड़ी, जो कहते हैं ना, सोना तप तप कर ही सोना बनता है, उसी तरह से फौजी या सिपाही भी। आप देखिए, एनडीए और आईएमए को देख लीजिए, तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एक व्यक्ति सैनिक बन रहा है। और यहाँ आप कह रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग में हम सैनिक बना देंगे। ये तो वैसी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जो धुलता है वो संत पुरुष हो जाता है, बाकी दलों के सब भ्रष्टाचारी होते हैं। वैसे ही केवल 6 महीने में आप ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि आप इनको सैनिक बना देंगे। सैनिक नहीं केवल गरिमा जी केवल मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। जी गरिमा जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केंद्र सरकार नहीं, ये तो तीनों सेना के अध्यक्ष भी तो कह रहे हैं कि ये योजना बहुत बढ़िया है। ये तो सैनिक देखिए भी कह रहे हैं, पूर्व सैनिक भी कई कह रहे हैं, हालांकि कई सैनिक देखिए इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी देखिए, विरोध करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और जो पक्ष में बात कर रहे हैं उनकी मजबूरी है। कोई तो मजबूरी रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन सेना अध्यक्षों को भी पता है कि हम किसके अधीन काम कर रहे हैं। अपने बॉस का हुक्म बजाना उनका काम है। जो पीएम ने कह दिया कैसे, और मुझे लगता है ये सही भी है। अगर हमारे सेना अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चले जाएंगे तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि और देशों की तरह हमारी सेना भी विरोध में खड़े हो जाए सरकार के। तो उनका तो जी लाजमी है, हम सबको समझना होगा कि सेना प्रमुखों का पक्ष में आना लाजमी है सरकार की योजना के प्रति। लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं इस अग्निवीर योजना के, वो कहीं बहुत दूर तक मुझे लगता है उनका वजन ज्यादा है, जो ड्रॉबैक्स हैं, बनिस्बत इसके कि आप रोजगार दे रहे हैं। आप 17 से 21 वर्ष की आयु में उनको सैनिक बना रहे हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। वही तो प्राइम होता जी है जब बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता है। तो जो बच्चा जी पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे। आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आप यूथ को तो झोंक दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं हर वर्ष हम इतने लोग लेंगे। अरे जब वैकेंसी 46 हजार है तो आप कैसे भरते चले जाएंगे। कोई सेना है, कोई ऐसा थोड़ी है कि सब आपने भेड़ बकरियों की तरह वहां भरने शुरू कर देने। वहां वैकेंसी 46 हजार की है, या वैकेंसी बिल्कुल बिल्कुल जितनी भी है उतनी तो भर पाएंगे बिल्कुल आप। प्राइवेट प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशन बारह बारह हाँ, ग्यारह बारह नहीं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे, अपने वहां नौकरियां उनको देंगे, तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आज हर साल इतने फौजी रिटायर हो रहे हैं, कितनी प्राथमिकता दी आपने, कितनी नौकरियां दी आपने। तो कहीं ना कहीं देखिए, फौजी केवल वर्दी से नहीं बनता, फौजी जज्बे से बनता है। देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा होना चाहिए। और जिस फौजी को पता है कि मैं केवल 4 साल के लिए फौज में हूँ, उसके अंदर वो मर मिटने वाला जज्बा कहाँ से पैदा करोगे। उसको पता है कि ना मुझे पेंशन मिलेगी, ना मुझे प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ना मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी, ना मेरे परिवार का
कोई संरक्षक। मुझे आज की तारीख में पता है कि मेरे पति अगर फील्ड में जंग लड़ रहे हैं तो पीछे मेरा ध्यान रखने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उन 4 साल नौकरी करने वालों का तो कोई सरपरस्त रहेगा ही नहीं 4 साल के बाद। तो वो 12 लाख बिल्कुल रुपया तो 1 साल भी नहीं चलता इंसान का। आप पूरे बिल्कुल जीवन बिल्कुल बिल्कुल काटने की सही कह बात रहे हैं। कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, सारे ड्रॉबैक्स हैं। दूसरी बात, जी जी, दूसरी बात, गरिमा जी, आप ये भी मानती है कि जैसे कि गैरसैंण सत्र को लेकर भी कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आवाज उठाई थी। हरीश रावत जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए कहा कि गैरसैंण में जो इस बार सत्र नहीं चला तो हम इस पर धरना देंगे। लेकिन हरीश रावत जी अचानक गैरसैंण को भूल के राहुल गांधी जी, आपके जो मुखिया हैं, उनको अगर ईडी नोटिस देती है, ईडी बुलाती है, तो ईडी के समर्थन में, राहुल जी के समर्थन में दिल्ली में डेरा डाल देती पूरी कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में प्रदेश का क्या होगा आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें जीवन में कई बार ऐसे मुहाने पर हम खड़े होते हैं जहां हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। और जो दिल्ली के अंदर चल रहा था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि मुख्य विपक्षी दल के नेता को जिस तरह से ईडी का सम्मन एक बार 10 साल पुराने केस में किया गया और उनको तलब किया गया। ऐसे में मुझे लगता है कि आप इस बात को नकार नहीं सकते कि माननीय हरीश रावत जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। भले ही 2 दिन देरी से किया लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वो गैरसैंण गए, उन्होंने धरना दिया। लेकिन जी जी जी। उस वक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि उनके लिए ज्यादा जरूरी था अपने नेता के साथ खड़े होना, उनको मॉरल सपोर्ट देना, उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाना। और हमें कई बार जीवन में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं नहीं जब नहीं, हमें तो ऐसा अपना अपना ऐसा तो नहीं होगा ना गरिमा जी, गरिमा जी, ऐसा तो नहीं होगा ना, पूरी की पूरी उत्तराखंड से कांग्रेस के सारे नेता जाकर दिल्ली में एक डेरा जमा दिया। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, प्रदेश में तो देखना आप लोगों ने। नहीं, ऐसा कतई नहीं हुआ कि सारे के सारे नेता दिल्ली डेरा जमा दिया। मात्र एक दिन के लिए मेरे नेता प्रतिपक्ष और मेरे अध्यक्ष वहां गए थे। और क्योंकि रणनीति तय करनी थी कई मामलों में, अग्निवीर मामले में रणनीति तय करनी थी, राहुल जी के समन को लेकर रणनीति तय करनी थी, और देश का जो युवा सड़कों पर उतरा हुआ था और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हो रहा था। ये राष्ट्र केवल जी भारतीय जी, जनता पार्टी का नहीं है, भले ही सरकार उनकी हो, राष्ट्र हमारा भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल दिल को बिल्कुल, चोट आपके भी लगी होगी, दिल को चोट हमारे भी लगी कि हमारे देश में ये बिल्कुल क्या हो रहा है। तो उसको लेकर रणनीति तय करने के लिए सबको एक टेबल पर बैठना जरूरी है। तो एक दिन के जी, लिए वो बिल्कुल, लोग जरूर वो गए बात थे। सही, और बिल्कुल वो बात सही है, सही है। माननीय हरीश रावत जी ने जो वादा किया था कि मैं 14 को जाऊंगा गैरसैंण, उसके बदले जी वो 16 को गए। तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी सत्र गतिमान था और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, वादा खिलाफी नहीं की हरीश रावत जी ने। जी जी हाँ, जी, ये है बिल्कुल कि उस आपकी वक्त और बात जरूरी ठीक, काम। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन गरिमा जी, एक सवाल उत्तराखंड की जनता का है, ये मेरा सवाल नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये उत्तराखंड की जनता का सवाल है। मुझसे खास तौर पर कहा गया था कि ये पूछने के लिए, उनका ये कहना है कि हरीश रावत जी यहाँ राहुल गांधी जी के समर्थन करते हुए जेल चले जाते हैं, थाने में बंद हो जाते हैं। उनका ये कहना था कि यही चीज अगर देहरादून में सरकार को घेरते हुए जेल में जाते तो हमारे दिलों में हरीश रावत जी के लिए सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन वो अपने नेता को बचाने के लिए जेल गए। थोड़ा सा नाराजगी जता रही उत्तराखंड की जनता, ये भारतीय जनता देखिए, पार्टी का सवाल नहीं। मैं जी समझ सकती हूँ जनता की नाराजगी। लेकिन मैं साथ ही साथ पूछना चाहती हूँ जनता से भी कि आपकी ये नाराजगी चुनावों में कहाँ जाती है? ये गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये माननीय हरीश रावत जी की देन है। भराड़ीसैंण के अंदर जो आप इतना विहंगम, इतना इतना विशालकाय विधान भवन देख रहे हैं, विधानसभा देख बिल्कुल रहे हैं, ये हरीश बिल्कुल, रावत जी की नकारा देन नहीं जा है। सकता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं और नकारा वहाँ जाता। वहाँ बिल्कुल एमएलए क्वार्टर्स हैं, वहाँ मंत्रियों के आवास है, वहाँ सड़कों का जाल है, वहाँ हेलीपैड्स हैं। तो जो कुछ भी किया माननीय हरीश रावत जी ने किया। इन्होंने जी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद बजट सत्र जो है देहरादून में कर दिया। इन्होंने इस बार के बजट में गैरसैंण के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। तो यही जनता तो है। इसकी नाराजगी सत्तारूढ़ दल के लिए कब दिखाई पड़ेगी? माननीय जी, हरीश रावत जी सत्तारूढ़ को दल के लिए, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, माननीय सत्ता रंग देखिए, सत्ता माननीय सुनिए जी सुनिए, जी मैं आपकी बात का भी जवाब दे रही हूँ। माननीय हरीश रावत जी गैरसैंण को लेकर धरने पर बैठे। हमने जी अग्निवीर को लेकर कूच किया राजभवन। हमको जेल डाला गया, हम जेल गए उस दिन जिस दिन हमने कूच किया था राजभवन, हमारे सारे नेता उसमें थे। और माननीय हरीश रावत जी गैरसैंण गए, धरना दिया। अब ये उत्तराखंड की पुलिस ने अगर उनको जेल में नहीं डाला
तो आप इस पर गुस्सा निकालेंगे। दिल्ली की पुलिस ने जेल में डाल दिया धरना देने पर, यहाँ की पुलिस या यहाँ की सरकार प्रशासन सोता रहा, उन्होंने जेल में नहीं डाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरीश रावत का संघर्ष दिल्ली के लिए ज्यादा है और उत्तराखंड के लिए कम है। उन्होंने तो 55 साल की अपनी पूरी राजनीति उत्तराखंड को दे दी, अपना पूरा मुझे लगता है जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया इस उत्तराखंड की और उत्तराखंडियत की बात करने में। यहाँ की बोली, भाषा, पहनावा, खान पान, यहाँ का जो कल्चरल डेवलपमेंट है, यहाँ की मूवीज हैं, इन सबको प्रमोट करने वाला आज वो हरीश रावत की बदौलत है कि प्रधानमंत्री मोदी को पहाड़ी टोपी पहननी पड़ गई, क्योंकि उत्तराखंडियत की इतनी मजबूती के साथ बात रखी हरीश रावत जी ने। तो मुझे लगता है हर बार तोप की नोक पर हरीश रावत को रखने के बजाय अगर ये जनता सत्तारूढ़ दल के प्रति भी नाराजगी दिखाएगी तो समझ में आएगा। बिल्कुल नाराज है जनता, नाराज है। अगर हम बात करें सत्र को लेकर तो जनता वाकई में नाराज है। जनता का ये कहना है कि जनता कह रही कि उत्तराखंड मतलब पहाड़, उत्तराखंड की जनता कहती है। उत्तराखंड की जनता चाहती है कि गैरसैंण स्थायी राजधानी हो, लेकिन ऐसे में धामी सरकार ये जो सत्र गैरसैंण के लिए नियुक्त किया गया था उस सत्र को भी गैरसैंण में नहीं करती है। तो वाकई में उत्तराखंड की जनता बहुत ज्यादा नाराज है इसको लेकर भी। और दूसरी बात मैं आपको इसी के साथ एक लाइन और जोड़ता हूं। आपके जो नेता उप प्रतिपक्ष हैं भून कापड़ी जी, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया वीडियो घोटाले को लेकर, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणियां चाहूंगा गरिमा जी। मैं सुन नहीं पाई, भुवन कापड़ी जी ने किस पर सवाल उठाया? वीडियो घोटाले के ऊपर सरकार को घेरा है, तो कहीं ना कहीं धामी जी चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर मौन है। तो इस पर मैं नहीं, धामी जी कह रहे हैं कि 2025 तक मैं इसको उन्नतिशील प्रदेश बनाना चाहता हूँ, नंबर 1 की श्रेणी में या अग्रणी प्रदेशों में लाना चाहता हूँ। बिल्कुल कापड़ी जी ने, उपनेता प्रतिपक्ष हमारे, लाजमी सवाल उठाया है कि आप चुप्पी कब तोड़ेंगे। सहकारिता में भर्ती में भाई भतीजावाद देखने को मिलता है, अपने अपनों को रेवड़ी बांटी जाती है, आप चुप रहते हैं। आप आरटीओ को बर्खास्त करने का तो मादा दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, लेकिन आरटीओ जिस मंत्री या जिस विभाग के अधीन आता है उस पर आप गिरेबान पर हाथ नहीं डालते हैं। आपके यूपीसीएल पिटकुल में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। और तो और कुंभ घोटाले में पंत दंपत्ति को, जो कुंभ टेस्टिंग घोटाला था उसमें पंत दंपत्ति को आपने जेल के अंदर भेज दिया, लेकिन जिन लोगों ने उनकी कंपनी को अप्रूवल दिया, जिन लोगों ने उनके कागजों को रफा दफा किया या ऑल ओके दिया, उन हरी झंडी दिखाई, उस सफेद पोश या उस मंत्रालय के मंत्री पर गाज आज तक क्यों नहीं गिरी? तो वीडियो घोटाला हो चाहे सैकड़ों घोटाले इस बीच आ गए हैं। अभी आप देखिए सहकारिता में मात्र 6 कंपनीज की जांच में 30 लाख का गबन सामने आया है और अभी 600 कंपनियों की जांच होनी है। तो यहाँ वो कहते हैं ना, जिसकी चलती उसकी क्या गलती। वही हालत है कि भैया यहाँ धन सिंह रावत की चल रही है, यहाँ गणेश जोशी की चल रही है, यहाँ जो है सतपाल महाराज की चल रही है। चाहे अब सूर्यधार झील जो है बजट से ऊपर चली गई, एस्टिमेट से ऊपर चली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहने का मतलब है कि ये प्रचंड बहुमत जब जनता दे देती है तो सरकारें इसी तरह से अराजक और निरंकुश हो जाती हैं। फिर ना वो मीडिया की सुनती हैं, फिर ना वो विपक्ष की सुनती हैं, और उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है। आपके भून कापड़ी साहब को तो हाथों हाथ ले रही उत्तराखंड की जनता। उनका ये कहना है कि हमें ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष चाहिए था जो सदन में मुखर होकर आवाज उठा रहे, और गरिमा जी जैसे ही प्रवक्ता चाहिए उत्तराखंड की जनता को जो मुखर होकर आवाज उठाती है, बिना डरे, चेहरे में बिना शिकस्त लाए वो सत्ता पार्टी को ललकारती रहती है। ऐसी प्रवक्ता की भी जरूरत कह रहे हैं उत्तराखंड की जनता। गरिमा जी मैं बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूँ देवतुल्य जनता का कि उन्होंने इतना सम्मान दिया, और ये लड़ाई निश्चित तौर पर लंबी रहने वाली है, ये संघर्ष लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झूठ को सच बनाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को या नीतियों को थोपने का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने कृषि कानून बनाए, किसानों से नहीं पूछा, जीएसटी बनाया, व्यापारियों से नहीं पूछा, अग्निवीर बनाया तो युवाओं से नहीं पूछा, और दूसरा युवा मेडिकल दे चुका था, युवा अपना जो फिजिकल है वो एग्जाम दे चुका था, उसका मात्र लिखित रह गया था, और वो युवा जो पास हो गया हो मेडिकल में और फिजिकल एग्जाम में और बाट जो रहा हो या इंतजार कर रहा हो अपनी लिखित परीक्षा का, उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ गिर गया है। तो आप लिखित परीक्षा हो जाने देते,
गरिमा जी हाँ। लास्ट के 2 मिनट बच गए, 2 मिनट हमारे पास शेष बच गए, समय हो चुका है। मैं लास्ट सवाल पूछूंगा, गरिमा जी की भूमिका अब 2027 में हम किस तरफ देख रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए उत्तराखंड की जनता को। गरिमा जी को क्या 2027 हम चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? आप इसे मेरी बुराई कह सकते हैं कि ये मेरे अंदर बुराई है कि मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लान नहीं करती। मैं प्रतिदिन को जिस तरह से वो आता है उस तरह से लेती हूँ। जैसी चुनौतियां रोजमर्रा या दिनचर्या में मेरी आती हैं उसको उस तरह से लेती हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं करती कि मैंने आगे क्या करना है। मैं इसी तरह से जनता की आवाज उठाती रहूंगी। मैं इसी तरह से निष्पक्ष होकर आपके सामने फर्जीवाड़ा लाते रहूंगी। सरकार के जो भी घोटाले हैं वो लाती रहूंगी। जो भी ज्वलंत इशू हैं और जन सरोकारों को उठाती रहूंगी। और जो भी जनता, चाहे वो 108 कर्मचारी हो, आयुष के हमारे छात्र हो, चाहे आप संविदा कर्मी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स आंदोलनरत हैं, उनके साथ खड़े होने की बात है तो हर लड़ाई में आपको गरिमा दसौनी खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। और इसी तरह से निडर होकर बेबाक तरीके से सरकार को या सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगी। ये मैं जरूर वादा करना चाहती हूँ। 27 मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हूं। मैं प्लान्स नहीं करती। तो जो तो अगर ईश्वर ने रखा होगा मौका मिलेगा तो हाथ से जाने भी नहीं देंगे। तब की परिस्थितियों का तभी जवाब दिया जा सकता है कि क्या समीकरण बैठेंगे और क्या परिस्थितियां रहेंगी। बहुत महत्वाकांक्षी मैं नहीं हूं और मैं बहुत संतुष्ट हूं जितना अभी तक ईश्वर ने मुझे दिया है। और आगे भी इसी तरह से अपनी जनता का प्यार और सम्मान और उन लोगों का जो आदर भाव है वो बना रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। मैं बहुत भूख ना पैसे की है ना पद की है, किसी चीज की लालसा नहीं है। बहुत संतुष्ट हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आपने बड़े साधारण से सवालों के और बड़े कठोर सवालों के भी आसानी से जवाब दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।